हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए तो फिर ठंड में बढ़िया गर्मा गर्म चाय के साथ शुरू करते हैं एक नया लेक्चर। और लेक्चर का नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है ओम्स लॉ? चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, तो जो ओम चाचा थे, ओम चाचा ने ये कहा था कि देखो, अगर तुम एक कोई कंडक्टर ले रहे हो, वो कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अगर तुम कोई एक कंडक्टर ले रहे हो और कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो और कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को रीड करने के लिए तुम उसमें एक अमीटर भी जोड़ रहे हो। ठीक है ना? तो जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे वैसे वैसे करंट चेंज होगा। मतलब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, तुम पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर होना चाहिए सराउंडिंग का, मतलब जो वायर के लिए टेम्परेचर दिया है वो कांस्टेंट रख दो। तो ये था ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में लिख रहा हूं, फॉर अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर, इफ टेम्परेचर is kept as constant, then current drawn is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ की थ्योरी। अब इसको हम एक सिंपल सर्किट अरेंजमेंट से समझेंगे। ये कोई एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R है, कंडक्टर है ये। इसके अक्रॉस हमने लगाया एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रीड करने के लिए लगा दिया हमने एक अमीटर सीरीज में। ठीक, फिर हमने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से और लगा दिया एक प्लग की। जब हमारा मन चाहेगा तब हम करंट को, तब हम सर्किट को शुरू कर देंगे, जब हमारा मन चाहेगा सर्किट को क्लोज कर देंगे। हमने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ये जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग करेगा और ये जो अपना अमीटर है ये करंट की रीडिंग को, करंट को रीड करेगा। टेम्परेचर हमने नहीं बदला, मतलब बड़ी एक हम बंद रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर चेंज होने की संभावना कम से कम है। बिल्कुल थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो क्या होगा, जैसे मान लो तुमने कोई वोल्ट मीटर में एक घुंडी होती है, एक घुमाने के लिए, इसको रीडिंग चेंज करने के लिए एक रोटेटर सा होता है, ठीक है, उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं। तुमने उसको घुमाया, कोई रीडिंग ली तुम्हें V1, तो ऑब्वियसली उस पर तुम्हें अमीटर की रीडिंग मिलेगी। लेट से वो करंट की रीडिंग क्या हो गई? I1। अब तुमने क्या करना है, उससे तुम्हें वोल्टेज को बढ़ाना है। जो V1 रीडिंग थी उसको तुमने बढ़ा करके V2 कर दिया और यहां पर V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। तो यहां पर देखोगे तुम करंट की रीडिंग बदल जाएगी, वो I2 हो जाएगी। और जैसे ही यहां पर V2 V1 से बड़ा हुआ है, ऐसे ही यहां पर तुम्हें I2 I1 से बड़ा मिलेगा। अब तुम कहोगे चलो सर बढ़ाने पर तो बढ़ रहा है, क्या कम होने पर कम होगा? ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है।
तो तुम जैसे ही B3 रीडिंग लोगे और लेट से ये B3 रीडिंग तुम्हारी V2 से कम है, V3 रीडिंग V2 से कम है, मतलब V2 बड़ी है V3 छोटी है, तो तुम्हें तीसरा वोल्टेज चेंज करने पर जो करंट की रीडिंग मिलेगी वो I3 मिलेगी, और तुम देखोगे जो I3 है वो I2 से कम हो जाएगा। मतलब जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, और जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस कम किया तो करंट कम हो गया। और यही तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ भी तो यही कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो करंट ड्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे करंट कम हो जाएगा। दैट इज द थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ। तो मैथमेटिकली जब तुम इसको लिखोगे तो लिखोगे करंट, I फॉर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमें जरूरत है कांस्टेंट जोड़ने की, तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I, और हम कह सकते हैं कि अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? उस वायर के फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दें, उसमें हम अमीटर जोड़ दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, अगर बढ़िया वो कंडक्टर है, तो जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे वैसे वैसे हमारी करंट की रीडिंग चेंज होगी। तो I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I हो जाएगा, I नीचे आ जाएगा तो V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये जो कॉन्स्टेंट होगा वो दिए गए कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। फिर इसी पर ओम्स ने बताया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो आपने रीडिंग्स निकाली हैं उनके बीच में एक ग्राफ खींचते हो, I को आप x एक्सिस पर ले लेते हो, V को आप y एक्सिस पर ले लेते हो, तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास आउट होगी। लेट से आपने दो तीन रीडिंग ली और आपने A से लेके B तक को मेजर करना चाहा, तो A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस पर तो आपको ये V1 देगा, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आपको V2 देगा। ऐसे ही A से आप करंट एक्सिस पर परपेंडिकुलर आओगे तो ये I1 देगा, और B से आप परपेंडिकुलर आओगे एक्सिस पर तो I2 देगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कहलाता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, अगर ये V1 है ये V2 है तो ये वैल्यू V2 माइनस V1 यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये I1 ये I2 तो ये कितना होगा? चेंज इन करंट। तो जो स्लोप निकालोगे टेन थीटा वो आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या देगा आपको? रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। समझ आया? तो ये था अपना ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी मतलब ओमिक कंडक्टर, सारे नहीं, फाइनाइट कंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। करंट अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दो, करंट कम चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दो। तो I प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I, क्योंकि तुमने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है तो कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, और V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा? वायर का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये ओम्स लॉ के लिए वेरिफिकेशन सर्किट डायग्राम हो गया। अगर तुम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हो, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कंडक्टर,
तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास आउट होगी और इसका स्लोप वायर का रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, दिस वाज द ओम्स लॉ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टू टाइप्स के हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? सबसे पहले पढ़ते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स पड़े हुए हैं जिनका रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 है। अगर हम उनको ऐसे जोड़ दें कि R1 का वन एंड R2 के वन एंड से, R2 का दूसरा एंड R3 के वन एंड से, और ऐसे हम जोड़ते जाएं, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सर्किट में, यानी हमें इसको एक बैटरी से जोड़ देना है। ये हमने जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है, इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। अच्छा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है। तो R1 के एंड्स ये हैं, R2 के ये हैं, R3 के ये हैं, मतलब तीनों के एंड्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल सर्किट का, वो इन 3 रेजिस्टेंस के लिए 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड, और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, नेट पोटेंशियल V के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर I करंट सर्किट में है तो R1 से भी I करंट, R2 से भी I करंट और R3 से भी I करंट फ्लो होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की। मतलब हम चाहते हैं कि हम 3 रजिस्टर ना जोड़ें, इनकी जगह पर हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़ें जो इन तीनों का काम कर दे। तो मान लेते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल है, तो V की जगह पर हम क्या लिखेंगे, IR, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। R हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, V1 क्या हो जाएगा, IR1। ठीक है, क्योंकि R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, तो V1 की वैल्यू I और R के टर्म्स में क्या होती है, IR, तो V1 के लिए IR1 क्योंकि करंट तो सेम है। ऐसे V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3, implies that IR effective is equal to I take as common, then R1 plus R2 plus R3, I से I cancel, तो R is equal to R1 plus R2 plus R3. This will be the formula of effective resistance of the series combination. मतलब अगर आपके पास 3 या 3 से 3, 4, 5 जितने भी रजिस्टर हैं और आपने उन्हें अगर सीरीज में जोड़ा है, तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन का, उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंसेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन।
अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए ये सर्किट ये R1 वाला ब्रेक हो जाए तो जो करंट होगा वो R2 और R3 में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, एक से ज्यादा लेना है, 3 सबसे बढ़िया। तो हमने ये 3 रजिस्टर्स ले लिए जिनके रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 है। और हमने क्या किया, इन तीनों रजिस्टर्स के एक एक एंड पॉइंट्स को एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ दिया ऐसे, और दूसरे एंड पॉइंट्स को दूसरे कॉमन पॉइंट पर जोड़ दिया। देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर सर्किट का पोटेंशियल V है तो आप देखोगे तीनों रजिस्टर्स का जो एंड पॉइंट है वो बैटरी के एंड पॉइंट से मिलता है, तो इसलिए तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, V ही होगा, V ई होगा, ठीक है। But in a parallel combination, if I current is flowing in the circuit, then through resistors it will divide. As R1, R2, R3 are there, so I1, I2 and I3 will be there. And this I1, I2, I3 will reunite to form the net current I. Clear? तो यहाँ पर parallel combination में सर्किट का जो इफेक्टिव करंट है दैट इज I, इट इज बीइंग डिवाइडेड इन 3 पार्ट, I1, I2 एंड I3. I मीन्स V अपॉन R, so V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 implies that V upon R is equal to V take as common 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. V will cancel V. So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So for the parallel combination, reciprocal of effective resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है, लेट सपोज एनी हाउ R1 इज बीइंग डैमेजेस, R1 खराब हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द अदर सर्किट, अदर पाथ, अदर रजिस्टर्स। तो R2, R3 वाला जो कनेक्शन है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। So this is the difference between series and parallel and advantages of parallel over the series. इसीलिए घर में जितनी भी वायरिंग की जाती है वो पैरेलल वायरिंग की जाती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बल्ब बुझा तो सारे बुझ जाएं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे टॉपिक बचे हैं केवल 3। सबसे पहले उसमें है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या ही मतलब है इस हेडिंग का, हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट प्रोड्यूस होगी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। प्रेस देखिए, प्रेस करते हैं आयरन, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कि थोड़ी देर बाद उसका जो फ्लोर होता है, उसका जो सोल होता है, उसका जो एरिया होता है जिसे हम प्रेस करते हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब देखा, बल्ब थोड़ी देर हमने जलाया, बल्ब को स्विच ऑन किया,
थोड़ी देर बाद अगर आप बल्ब को सोचो कि ऐसे हाथ से बदल दो तो ना बदल पाओगे, कपड़ा चाहिए पड़ेगा ना, या उसको ठंडा करना पड़ेगा। गीजर देखिए, गीजर, हीटर, टोस्टर है, वो स्ट्रेटनर बालों वाला, उसमें भी तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। फोन ज्यादा यूज कर लो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है वहां पर कि ये गर्म हो रहा है? भाई इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी चीज में फ्लो होगा तो वो चीज गर्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो हीटिंग इफेक्ट कहलाया। लेकिन सवाल है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्या है ऐसा कि करंट होने से वो गर्म होता जा रहा है? तो चलिए थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, बोले बढ़िया है कंडक्टर है, फिर हमने इसको एक क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और अपनी मनमर्जी से चलाने के लिए एक प्लग की लगा दी। अच्छी बात है। अब बैटरी के अक्रॉस द एंड्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से चार्ज घूमता है। बोले बढ़िया, चार्ज घूम रहा है, क्यू चार्ज मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, तो क्यू चार्ज अगर टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो आप बोलोगे सर करंट जो होगा वो चार्ज डिवाइड बाई टाइम मेजर किया जाता है। बोले बिल्कुल किया जाता है। तो चार्ज जो होगा वो I इंटू टी हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब बात उठती है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, इसकी वजह से चार्ज घूमेगा, और चार्ज को घुमाने में जो वर्क डन होता है या जो वर्क डन ओवर द चार्ज होता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बोले बिल्कुल कहलाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वर्क डन ओवर चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। बोले बिल्कुल हुआ। अब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू हो गई I इंटू टी। बोले बिल्कुल हो गई। अब कंडक्टर में करंट जो चार्ज होता है इतनी आसानी से नहीं घूमता है, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस भी तो होता है, लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस के, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के खिलाफ जाकर के, अगेंस्ट जाकर के इस चार्ज को हमें घुमाना है, हमें अपने सर्किट को कंप्लीट करना है। तो किसी भी चीज के जब तुम अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो ऑब्वियसली वो तो गर्म आएगा। भाई जैसे तुमसे कहा जाए सीधा बैठो, ना बैठोगे तो क्या होगा, अगला आदमी गर्मा जाएगा ना। तो यही वो कारण है कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो जाकर के हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक हीट एनर्जी जनरेट हो रही है कंडक्टर में, और इसी को बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई? तो जो वर्क डन की वैल्यू हुई वो क्या बन जाएगी, IR इंटू I इंटू टी। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, और ये जो वर्क डन होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी निकल कर आएगी I स्क्वायर RT। और ये जो वर्क डन जो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि जूल्स ने ही बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उसमें रेजिस्टेंस R है, और T टाइम के लिए तो जो वर्क डन होगा चार्ज को घुमाने में, करंट को फ्लो कराने में, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और हीट एनर्जी निकल कर आएगी I स्क्वायर RT। समझ में आया? और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? चलिए, तो कितना हीट एनर्जी निकल कर आया, I स्क्वायर RT। हम फॉर्मूला VIT भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम दिया गया है। ठीक, चलिए अब जो हीट एनर्जी है वो एक तरह प्रकार से एनर्जी है, एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। चलिए अब पढ़ते हैं पावर। तो ये दो फॉर्मूले में याद रखने हैं हीट एनर्जी के, I स्क्वायर RT और एक VIT, वर्क डन यानी एनर्जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करती हैं।
सब लोग जानते हैं गीजर, बल्ब, फिला, हीटर, मेनी थिंग्स आर देयर। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बल्ब का फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन मेटल का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई और रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। ठीक है, बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, आर्गन गैस भरी रहती है। फिर इसके बाद जो हीटर होता है, हीटर का फिलामेंट निक्रोम का बना होता है। इसका भी रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, बढ़िया ये करंट को रोकेगा। ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। पावर बोल लो या इलेक्ट्रिकल, सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। ओके, एसआई यूनिट की बात कर ली जाए तो एसआई यूनिट होती है इसकी वॉट। ओके, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बढ़िया क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में जनरली जितनी भी आपने क्वांटिटीज पढ़ रखी है सारी की सारी स्केलर है। अगर हम कहें 1 वॉट की डेफिनेशन निकालो तो वर्क डन कितना ले लो, 1 जूल ले लो। टाइम कितना ले लो, 1 सेकेंड ले लो। तो पावर कितना आएगा, 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकेंड आएगा। दैट मीन्स 1 वॉट आ जाएगा। तो इफ 1 joule of work is being done in 1 second, then electrical power developed will be 1 watt. This is the definition of 1 watt. ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, if any electrical device is doing the work done of 1 joule in 1 second, then the electrical power developed will be 1 watt. ठीक है। अदर यूनिट्स की बात कर ली जाए तो अदर यूनिट्स में 1 मेगावाट, कैपिटल एम मीन्स मेगा, watt is equal to 10 to the power 6 watt. 1 small m milliwatt is equal to 10 to the power minus 3 watt. 1 kilowatt is equal to 10 to the power 3 watt. And सबसे important 1 horsepower, HP horsepower is equal to 746 watt. जितनी भी मोटरसाइकिल की मोटर की रीडिंग या घर के टिल्लू पंप की रीडिंग, जितनी भी बड़ी बड़ी ग्राइंडर की रीडिंग, ये सब किसमें आती है, हॉर्स पावर में आती है। 1 HP, 2 HP, 3 HP देखा, लिखा है ना, लिखा रहता है ना, तो यही है वो। ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्रियल पावर रेटिंग कहलाती है एक तरह से। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम पावर के दूसरे फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला तो हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। अभी अभी हमने हीटिंग इफेक्ट में वर्क डन का एक फॉर्मूला देखा, VIT। तो यहाँ पर रख दीजिए, पावर इज इक्वल टू VIT डिवाइड बाई टाइम। टाइम विल कैंसिल टाइम, पावर इज इक्वल टू VI बन जाएगा। अब क्या करिए, V इज इक्वल टू IR रख दीजिए, तो पावर इज इक्वल टू IR इंटू I, तो पावर इज इक्वल टू I² R बन जाएगा। अब क्या करिए, यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन R रख दीजिए, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, तो पावर का एक और फॉर्मूला V² अपॉन R बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे पावर, ये थी पावर, ये थे पावर के फॉर्मूले, ये थी पावर की अलग से यूनिट। ठीक है, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट। चलिए अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और चैप्टर को खत्म कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कोई भी डिवाइस है, अगर आप उसको चला रहे हो तो भैया वो एनर्जी कंज्यूम करेगी और उस एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाओ तो सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम implies that work done is equal to power into time. Work done transform into the form of energy. वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यहां से अगर इसकी एसआई यूनिट निकाले तो जो एसआई यूनिट निकल कर आएगी दैट विल कम एज जूल। एसआई यूनिट जूल है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लो हमको 1 जूल क्वांटिटी, 1 जूल की डेफिनेशन निकालनी है तो
तो पावर को 1 वॉट ले लो, टाइम को 1 सेकेंड ले लो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल कर आएगी 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, दैट विल बिकम 1 जूल। मीन्स if any electrical device of power 1 watt is being operated for 1 second, then electrical energy consumed will be 1 joule। ठीक है। अब बात आती है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जिसमें हम बिल पे करते हैं, घरों के बिल आते हैं बिजली के, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो याद रखना है, जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है kWh, किलोवाट आवर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड टाइम, एंड kWh is also known as unit। Means if 1 kWh is there, then 1 is equal to 1 unit। जो घर में बिल आते हैं वो यूनिट के रूप में आते हैं, इतने यूनिट आपने बिजली खर्च की है तो उसका आपको बिल भुगतान करना पड़ता है। और याद रखना है 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule। It is SI unit of energy and it is commercial unit। अब सवाल उठता है कि ये रिलेशन आया कैसे, तो देखिए 1 kWh is equal to, हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट into 1 hour। Then 1 kilowatt means 1000 watt, 10 to the power 3 watt, पढ़ा ना अभी। And 1 hour means 3600 seconds। So 3600 into 1000, that is 36 lakh watt second, and watt second means joule। 36 lakh joule। अगर हम इसको 10 to the power फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.6 into 10 to the power, डेसिमल यहां से चलेगा यहां तक, कितना डिजिट चला 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर, जिसमें हमने आपको चैप्टर को खत्म किया, ओम्स लॉ पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझी, पावर के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो आपको अगली सीरीज लेकर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें हम बढ़िया प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होंगे, और उसको भी हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, जिसमें आधे में आपको आधे कुछ 4-5 फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, और आधे में आपको 4-5 बचे हुए फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। और एक और बनाएंगे हम एक लंबी वीडियो, जिसमें हम आपको बोर्ड में आए हुए जितने भी न्यूमेरिकल है पिछले 10 सालों के, वो सब करा देंगे। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।